Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. As we were discussing the equilibrium of rigid bodies in rotational motion, और हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया. Now we will have the next topic of angular momentum. Okay, जो टॉर्क से ही रिलेटेड है, क्योंकि जैसा हमारा मोमेंटम होता है लीनियर मोशन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है फोर्स, वैसे ही यानी कि dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू आपका f होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में dl बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क होता है. ओके, ये एक एनालॉगी है कि न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ लग रहा है, तो वैसे ही एनालॉगी के तौर पे रोटेशनल मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अपन ने लेटर L से डिनोट किया है, तो ऐसा रहता है. कुछ बच्चों को थोड़ा सा एक दिक्कत आ रहा था, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये कैसे पता करेंगे. ओके, तो इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ पहले कि सपोज दैट कोई बॉडी है इस तरह की, और मुझे इस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है F. ओके, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है F, इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है F. ओके, और इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करवाना है, टॉर्क को लेना है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. ओके, इस तरीके से जो भी फोर्सेज हैं मैं उनको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिनोट करूंगा. जैसे सभी फोर्स क्या है, F है. ओके, या F1 F2 जो भी आप कह सकते हैं. केवल मैं आपको यहाँ से क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टॉर्क जो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं वो कैसे करना आपको. तो जिस पॉइंट या जिस एक्सिस पर उसके अबाउट रोटेशन होने वाला है, तो वहाँ आपका फिंगर, ये जो थंब है वो रख दे राइट हैंड का. ओके, और अब आप देखें कि ये जो फोर्स है यहाँ से, ये फोर्स उसको कैसे ले जा रहा है, ऐसे. ओके, तो ये वाला जो मोमेंट है, इसका जो टॉर्क है वो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. ओके गाइस, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स उसको ऐसे लेके जाएगा. ओके, नाउ ये वाला फोर्स देखिए उसको वैसे लेके जाएगा. देखिए वापस से फिंगर, ये जो थंब है वो यहाँ रखना है और फिंगर्स को ऐसे रोटेट करना है इस तरीके से, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज. ओके, नाउ यहाँ देखिए आप लोग, ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो उसको नीचे की तरफ ला रहा है. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज. ओके, नाउ इसके लिए भी थंब मैंने यहाँ रखा इस पॉइंट पर जिसके अबाउट में इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, और ये ऐसे ले जा रहा है, तो ये इसको कैसे ले जा रहा है, क्लॉकवाइज. ओके, और नाउ लास्ट ये वाला है, देखिए आप लोग कि इस पे मैंने रखा, और ये देखिए ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको नीचे के साथ ले जाऊंगा, तो ये कैसे हो जाएगा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, ये कुछ था कि कैसे आप फोर्स से, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका टॉर्क का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उससे निकालेंगे. ये आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पर आप रोटेट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर है, तो उस पॉइंट पर आपका थंब एज्यूम करना है. ओके, रखना है, और जिस तरफ फोर्स अगर इधर जा रहा है, ओके, तो हम लोग इस फिंगर्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और अगर फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है तो हम फिंगर्स को नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे. ओके, तो ये दोनों इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, और यही हमारा क्या बन जाता है, कपल ऑफ फोर्स बन जाता है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो उसको क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन में ला देते हैं. ओके, और अगर इस तरह से होता, ये इसको कैसे ला रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसको कैसे ला रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाता है इसमें. ओके, ये क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है इसको, और ये इसको कैसे लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये दोनों मोमेंट इक्वल होंगे, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी. और अगर इसकी जगह इस पॉइंट के अबाउट मैंने एक ऐसे लगाया और दूसरा ऐसे लगाया, तो देखिए ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, और ये इसको कैसे लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ऐड हो जाएगी, तो ये आपका रोटेशनल मोशन में होगा, और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा जब ये डिस्टेंस और फोर्स इक्वल होंगे. तो ओके गाइस, ये कुछ बात थी केवल एक्सप्लेन करने के लिए, इसको कहीं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं थी. हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम. ओके, so angular momentum basically moment of the momentum. ओके, अगर केवल इसके वर्ड को स्प्लिट करके लिखें तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल
rotating about an axis is defined as the moment of linear momentum of the particle. Okay, it is angular momentum of a particle rotating about an axis is the moment of linear momentum of that particle अबाउट दैट एक्सिस. ओके, किसी भी पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का मोमेंट होगा. मोमेंट यानी कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है. सो अगर लिखा जाए कि एंगुलर मोमेंटम क्या है तो इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम multiply by perpendicular distance from the axis of rotation. ओके, सो अगर देखा जाए तो ये एंगुलर मोमेंटम हम L से डिनोट करेंगे और इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, सपोज दैट डी, या कह दिया कि आर परपेंडिकुलर. ओके, ऐसा वर्ड लिख सकते हैं आप लोग. लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखा जाता है तो इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी. ओके, और फिर वो सभी क्वेश्चन जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट से किए हैं कि इसका आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म दे दिया आई कैप जे कैप के कैप में, इसका भी आई कैप जे कैप के कैप में, तो इसका आप लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से. और इफ देयर इज थीटा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, देन आप इसको लिख सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा. ओके, या आर साइन थीटा पी, जैसा आप लिखना चाहें. ओके, उनके बीच का थीटा एंगल है. तो नाउ इसका जो डायरेक्शन होता है एंगुलर मोमेंटम का वो प्लेन ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि एक्सिस के अलोंग. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ L vector is perpendicular to R vector and P vector, दोनों से परपेंडिकुलर रहता है. एंड सेकेंड थिंग obtained by right hand thumb rule. सेकेंड थिंग, अगर बॉडी पर कोई टॉर्क अप्लाई हुआ है यानी कि उसको एंगुलर एक्सेलरेशन मिला है, तो अगर उसका बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तो टॉर्क और मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. ओके, और अगर बॉडी डी एक्सेलरेट हो रहा है तो टॉर्क और मोमेंटम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे. ओके, समझ में आ गई बात. सो इफ बॉडी इज, आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि टॉर्क एंगुलर मोमेंटम is along the direction of torque. टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग रहता है और वही राइट हैंड थंब रूल से इसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग. ओके, तो इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लें जो मैंने बात बोली इसको, कि एंगुलर मोमेंटम है वो टॉर्क के अलोंग ही रहता है. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो रूल लगा रहा हूँ
अगर इस तरह का कोई रूल है कि राइट हैंड थंब रूल का मोशन का पैटर्न ऐसा है, इस तरीके से कोई मोशन हो रहा है, ओके, तो इस मोशन में आपने देखा है कि टॉर्क कैसे रहता है ऊपर की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम भी कैसा रहेगा ऊपर की तरफ, जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी किस तरफ रहेगा ऊपर की तरफ, ओके, ओमेगा भी किस तरफ है ऊपर की तरफ। ये सब कब केसेस है, जब मोशन कैसा हो रहा है, एसिलरेट हो रहा है, मीन्स मोशन की जो ओमेगा है वो इंक्रीज हो रही है, ओके। जैसे ही अगर ओमेगा डिक्रीज होता है, ओमेगा क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि जैसे कोई व्हील की स्पीड धीरे धीरे कम पड़ रही है, तब उस केस में भले ही डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, लेकिन उस केस में एंगुलर एक्सीलरेशन भी नीचे, अल्फा नीचे, टो नीचे, एल नीचे, मतलब सब डायरेक्शन कैसे, मोशन का पैटर्न ये है, लेकिन वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, उसका ओमेगा डिक्रीज हुआ, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो ये जो रूल लग रहा है वो उससे आने वाला डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। किस किस के लिए, अल्फा के लिए, टो के लिए और एल के लिए, ओके। तो ये जो भी अपन रूल समझते हैं वो सब इंक्रीजिंग मोशन के लिए, ये जब आपका ओमेगा क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तब सब उसको सपोर्ट करेंगे, अल्फा भी, टो भी, सब उसी डायरेक्शन में रहेंगे, ओके गाइस। तो हमने वैसे टॉर्क के डायरेक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया है, तो जिस तरफ आपका टॉर्क का डायरेक्शन रहेगा, जिस तरफ आपका टॉर्क का डायरेक्शन रहेगा उस तरफ एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन रहेगा, ओके गाइस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या रहेगी, तो ध्यान देंगे आप लोग, जो इसका फॉर्मूला है वो आर क्रॉस पी है, आर यानी कि डिस्टेंस और पी की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड, तो हमारे यहाँ से 1 मीटर और आ गया, सो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। एंड सीजीएस यूनिट इज ग्राम, लिख ले आप लोग इसके साथ ही, and CGS unit is ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। नाउ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद से लिख लेंगे और एक लाइन ऐड कर लेंगे इसमें कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, और उसके आगे इस फॉर्मूले से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट, since we know that P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, क्या होता है, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो सिंस एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या है आपका, R क्रॉस P, ओके। सो वी कैन पुट दिस mv over here, so which implies L is equals to R cross M into V, okay। so अगर इसको केवल स्केलर फॉर्म में लिखना है, या इनका जब एक दूसरे के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन वी कैन से L इज इक्वल्स टू MVR, ये हो जाएगा, ओके। नाउ अगर इनके साथ कोई पर्टिकुलर थीटा है तो हमारे पास ये आ जाएगा L इज इक्वल्स टू MVR साइन थीटा, ओके। ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जब हमको थीटा गिवन हो। तो आप यहाँ पर दो तरीके से इसको लिख सकते हैं कि या तो MR इंटू वी परपेंडिकुलर या MV इंटू आर परपेंडिकुलर, जैसा भी आप लिखें, जैसा डिस्टेंस के बारे में लिख सकते हैं। दो तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू MV इंटू आर परपेंडिकुलर, ओके, जैसा मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वी कैन ऑल्सो से कि MR इंटू V परपेंडिकुलर, ओके।
जैसा आपको जिस समय रिक्वायरमेंट होता है कि आपको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है और वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं तो हम यहाँ पर वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट लिखेंगे, और अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और डिस्टेंस ऐसा कुछ है तो हम फिर आर साइन थीटा लिखेंगे। वहाँ पर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर साइन थीटा। ओके, इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा आप लोग कि एक कोई पॉइंट है, सपोज ये है आपके पास, ये आपके पास क्या है, इसका आर डिस्टेंस है। ओके, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या करना है, किसी पार्टिकल को रोटेट करें आप लोग। तो यहाँ पर सपोज दैट कोई एक m मास का पार्टिकल है, इस पॉइंट पर रोटेट करें, ओरिजिन है ये, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, जो इस रेडियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ओके ओके गाइस, नाउ आप लोग देखें कि इसका जो दो कंपोनेंट होंगे, एक v कोस थीटा जो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका रोटेशन में कोई रोल नहीं रहेगा, और एक होगा आपका v साइन थीटा जो रोटेशन में रोल प्ले करेगा। तो आप ये फॉर्मूला, जब आपको वेलोसिटी किसी थीटा एंगल पे दे रखी है तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे कि एम आर इसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑलरेडी, और v साइन थीटा, v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, v साइन थीटा। ओके, नाउ ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को ऐसे वेलोसिटी दे रखी है ऑलरेडी, यही क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये आपको दे रखा है और ये आपकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही दे रखी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, v साइन आर साइन थीटा, ये जो r है हमारा। ओके, अगर यहाँ पर क्या है, ये थीटा एंगल है, कितना है, थीटा एंगल है, और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि इस r का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, r साइन थीटा। ओके, तो हम v को r साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, और हम mr को v साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ओवरऑल ये जो प्रोसेस है वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर साइन थीटा जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम v साइन थीटा के साथ पुट कर सकते हैं, और r साइन थीटा से जब r हमारे पास गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो हम r साइन थीटा से भी उसको निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से उसको पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो एम वी आर साइन थीटा जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा तो आप एम वी और आर को मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास एंगल गिवन होगा तो हम एम वी आर साइन थीटा पुट कर देंगे। ओके, और पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आपको एंगल गिवन है और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप देखेंगे कि वो एंगल किस किस के बीच में बनना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर और जो रेडियल वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल बनना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल हैव द क्रॉस प्रोडक्ट सिमिलर, जैसा हमने आर और एफ में क्रॉस प्रोडक्ट करके टो निकाला था वैसा ही हम आर और पी के वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करके एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर निकाल सकते हैं। दैट विल बी सिमिलर फॉर दैट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। नाउ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, देखिएगा आप लोग कि हम दोनों चीज़ों को एक बार फिगर आउट कर लेते हैं कि टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क हमारा आर क्रॉस एफ होता है हमारा। ओके, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। ओके, नाउ अब हम इस फॉर्मूले से इसको लाना चाह रहे हैं। ओके, समझ रहे आप लोग। सो स्टार्ट करते इसे। सो इसको अगर मैं ऐसा कहूँ कि सिंस L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो dl बाई dt हो जाएगा ये। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, d बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। ओके, डिफ्रेंशिएशन में जब दो चीज़ों के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या आती है, कांस्टेंट, और सेकंड क्वांटिटी का क्या आता है, डिफ्रेंशिएशन, साथ में प्लस सेकंड क्वांटिटी कांस्टेंट क्रॉस
डी आर बाय डी टी। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो डी एल बाय डी टी। ओके, सो अगर मैं देखूं तो डी आर बाई डी टी किसको डिनोट करता है? डी आर बाई डी टी वेलोसिटी को डिनोट करता है। ओके, सो ये मेरे पास हो जाएगा विच इम्प्लाइज आर डी पी बाय डी टी प्लस पी क्रॉस वी। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? पी क्रॉस वी मीन्स पी और वी का डायरेक्शन क्या है? सेम है। पी और वी का डायरेक्शन सेम है, तो जब दो चीज़ों का डायरेक्शन सेम होता है तो सिंस पी क्रॉस वी क्या होना चाहिए हमारा? ज़ीरो। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, तो हमारे पास डी एल बाई डी टी का जो आंसर आया वो क्या आया? आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। ओके, हम जानते हैं कि सिंस डी पी बाई डी टी जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ से किसको डिनोट करता है? एफ को। किसको डिनोट करता है? एफ को। तो आप इधर आ जाएंगे कि डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस क्या हो गया? एफ। ओके, सो हेंस वी कैन से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क। ये किसको डिनोट करता है? टॉर्क को। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया। ओके, सो हेंस वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। वो किसके इक्वल होती है? टॉर्क के इक्वल होती है। अगर हमारा अप्लाइड टॉर्क 0 है, ओके, अप्लाइड टॉर्क क्या है? 0 है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि अगर हमने जो टॉर्क अप्लाई किया है वो 0 है, तो कब है? जब एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। तो ठीक है, तो इफ़ टॉर्क इज इक्वल टू 0, अप्लाइड टॉर्क क्या है? 0, तो विच इम्प्लाइज डी एल बाई डी टी क्या हुआ? 0। ये स्पेशल केस, यहाँ तक खत्म हो चुका आपका एक रिलेशन। ओके, यहाँ पर मैं स्पेशल ले रहा हूँ, तो विच इम्प्लाइज जो एल है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट। और यही आपका क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। हेंस व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड on a body in rotation, then its angular momentum is conserved। तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर टॉर्क क्या हुआ? 0, तो डी एल बाई डी टी अगर 0 होता है तो किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है? जो कांस्टेंट होती है उसका। यानी कि अगर बाहर से व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, जो सिस्टम जैसे मूव कर रहा है वैसे ही मूव कर रहा है स्मूथली, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। इस बात को आप लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपको और मैं बता दूंगा अलग से। इस बात के लिए हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ओके, टॉर्क और मोमेंटम का जो रिलेशन है उसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ मैं। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लें। If r vector is equals to a I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and
वेक्टर p इज इक्वस टू सिक्स आई कैप प्लस माइनस सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस सिक्स के कैप. ओके, सो then find the value of A for which angular momentum is zero. ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या है? ज़ीरो है. ओके, ए की किस वैल्यू के लिए एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होगा? ओके, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के आपको क्वेश्चंस बताए थे चैप्टर 4 में, तो उसके लिए कुछ लॉजिक बताया था कि अगर हमारे पास दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, ए क्रॉस बी से लेता हूँ मैं, इफ़ ए क्रॉस बी क्या है, इफ़ ए क्रॉस बी क्या है, ज़ीरो है, इसका मतलब या तो थीटा आपका क्या है 0 डिग्री है या थीटा कितना है 180 डिग्री है. दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि यहाँ पे ए बी साइन थीटा आता है, तो ए बी साइन 0 भी 0 होता है और ए बी साइन 180 भी 0 होता है. तो ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब इनका रेशियो इक्वल हो. इनका रेशियो क्या हो? इक्वल हो. ऐसा शॉर्टकट आपको बताया था. तो यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है आपको डिफरेंट और बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज ज़ीरो. हमें दे रखा है. तो एक तो आपके पास ये प्रोसेस था, लेंदी प्रोसेस, कि आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट करें और उसको किसके इक्वल रखें? ज़ीरो के इक्वल रखें. लेकिन उससे पहले आप लोग ये चेक कर लें कि क्या इनका रेशियो इक्वल है. यस, तो इनका रेशियो भी इसके इक्वल होगा. सो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं. बाकी प्रोसेस तो आपका क्या होता है, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और उसकी वैल्यू निकाले जो आपको मिसिंग है. लेकिन क्योंकि यह रेशियो सेम है तो साइन 0 या 180 के लिए वही कंडीशन होती है कि हियर 3 बाय माइनस सिक्स इज इक्वस टू माइनस 2 बाय 4 इज इक्वस टू ए बाय माइनस सिक्स. ऐसा होगा. तो देखिए ये वैल्यू कैंसिल होकर माइनस 1/2 आ रही, किसी भी दो के इक्वल रख दें. ये आपका ऑलरेडी इक्वल है 2/4, तो माइनस 1/2 आ गया. 1 तो 1/2 माइनस का आ रहा, तो इसको भी उसके इक्वल पुट कर देते हैं. ए इज इक्वस टू क्या हुआ माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ गया माइनस का 3. ओके, उधर भेजेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. ए इज इक्वस टू कितना आ गया 3. ओके, सो द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज ज़ीरो इज ए इज इक्वस टू 3. समझ में आ गया आप लोगों को? उसमें इस प्लस माइनस को भी इंक्लूड करना है. ओके गाइस, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे, सिस्टमेटिकली लिख लेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का. एंगुलर मोमेंटम के लिए जो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस वो ऐसा है कि हम लोग किसी जब ऑब्जेक्ट को ओपन करना चाह रहे हैं रोटेशन से, जैसे हम गेट ओपन कर रहे हैं, ओके, या हम किसी का ढक्कन ओपन कर रहे हैं किसी बोतल का, तो ऐसे केस में हम लोग उसको जितना ज़्यादा उसके कॉर्नर से पकड़ेंगे वो इजी वे में खुलेगा. ओके, वही है कि ये जो मोमेंट आर्म होती है उसकी वैल्यू जितना ज़्यादा होती है उतनी अपन को पी की वैल्यू कम लगानी पड़ती है और अपन को रिक्वायर्ड एंगुलर मोमेंटम, उसी में रिक्वायर्ड टॉर्क हमको मिल जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको देख के बताना है. जो आपको अभी पढ़ा है उसके बेस पे R डॉट L इज इक्वल्स टू 0 एंड P डॉट L इज नॉट इज इक्वल्स टू 0. ओके, B R डॉट L is not is equals to 0 and P dot L is equals to 0. Okay, C R dot L is equals to 0 and
P डॉट L इज इक्वल्स टू 0। इन स्टेटमेंट को देखें और आप लोग पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि हमने किस बात को यहाँ से पिक किया है। ओके, मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि L इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर एंड P वेक्टर। मीन्स जो ये आपका इक्वेशन होता है कि L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। ओके, सो L इज परपेंडिकुलर टू बोथ रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो वेक्टर शो कर रहा है वो, और आपका मोमेंटम, उन दोनों से क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। इस तरह का अगर कोई रोटेशन होता है तो ये आपका R है, ओके, ये उसका P है, P का डायरेक्शन, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आपका क्या रहेगा, L रहेगा। ओके, सो वी कैन से कि तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल रहता है। क्या रहता है, 90 डिग्री का एंगल। ओके गाइस, सो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 है तो ये जो भी है सब कॉस प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है। किसके बीच में दे रखा है, कॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो L डॉट R या R डॉट L, इनका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, उसमें आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के बीच में एंगल इनका क्या है, 90 डिग्री है। तो A और C में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। ओके, नाउ P और L का भी आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, क्योंकि ये भी इससे क्या है, परपेंडिकुलर ही है। ओके, नाउ तो P डॉट L, यहाँ पर हमारे पास P डॉट L 0 दे रखा है और यहाँ पे P डॉट L इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये वाला गलत हो गया, हमारे पास ऑप्शन C करेक्ट हो गया। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पर हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया कि तीनों जो ये है R, L और P आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, और यहाँ पर जो P है उसको हमने ऐसे ट्रीट किया कि इट इज़ द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू R। ओके, और हमेशा इन दोनों का जो प्लेन होता है उससे परपेंडिकुलर ही रहता है। तो P और R से हमेशा इनका एंगल क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। यहाँ पे अगर आपको एक ऑप्शन में कहीं ये लिखा होता है कि R डॉट P इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो वो करेक्ट है, क्योंकि R और P के बीच में कोई ना कोई एंगल हो सकता है। ओके, P अगर यहाँ पे R के साथ थीटा एंगल पे तो उसका डॉट प्रोडक्ट आंसर आएगा, तो वो तो करेक्ट है। लेकिन ये वाली वैल्यूज़ में ओवरऑल आपको ऑप्शन सी करेक्ट मिला है। ओके, नाउ एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जिसको आप लोग एंगुलर मोमेंटम के लिए कर लेंगे, जैसा आपने हमेशा टॉर्क के लिए किया है R और F में। गिवन है कि देर आर रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर गिवन बाय R वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, एंड 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ये P का वेक्टर है। इफ रेडियस वेक्टर एंड मोमेंटम R then find the angular momentum। ओके, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, और सेकंड थिंग कि व्हाट इज एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड P वेक्टर। ओके, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है कि R और P के बीच में एंगल क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट के अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तो दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्या करना है, R क्रॉस P। ओके, इसमें हमारे पास i कैप, j कैप और k कैप के कोऑर्डिनेट पुट करने 2, 1 और 1, 2, -3 एंड 1। ओके, ये आपको क्या मिल जाएगा, L वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। I फिर j के आगे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, नेगेटिव प्लस k।
सो वी विल सी लाइक दिस की आई वाली लाइन को हाइड करेंगे तो 1 इंटू -3, 1 और फॉर्मूले का माइनस और -3। ओके, नाउ सेकंड जे वाली लाइन को हाइड करेंगे तो 2 इंटू -2, 2 इंटू 2 -2। ओके, नेक्स्ट के वाली लाइन को हाइड करेंगे, सो वी विल हैव 2 3 जा 6 माइनस का और -2 1 जा 2। ओके, सो वी विल हैव जे का कंपोनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इम्प्लाइज एल वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 -3 तो 4 हो गया, 4i कैप एंड देन प्लस 0 j कैप और k कैप कितना हो गया माइनस का 8k कैप। ओके, दिस इज द आंसर फॉर एंगुलर मोमेंटम। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया, 4i कैप माइनस 8k कैप सॉरी। नाउ हाउ टू फाइंड द एंगल, इस बात पे थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे और मेरी बात को ध्यान देंगे कि सिंस L जो होता है वो आर पी साइन थीटा होता है। ओके, आर का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। सो व्हाट वी विल हैव, एल का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड और पी का मैग्नीट्यूड, सो वी विल हैव द साइन थीटा। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये क्या है आपका 4i कैप माइनस 8k कैप। ओके, सो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एल, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, माइनस लिखेंगे तो भी बात वही है, डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड, वहाँ से देख लेंगे आप लोग 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, इन चीज़ों को पुट करके केवल आपको साइन इन्वर्स करना है। ओके, सो थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 64 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 6 और मल्टीप्लाई बाय 4 और 9 13 और एक 14। ओके, इन सभी चीज़ों के आगे साइन थीटा है तो अब आप लोग लिख लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। ओके, ऊपर की तरफ क्या आ गया 64 और 16, इट विल गिव अस 80 डिवाइड बाय 6 इंटू 14। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई लिख ले 6 4 24 और 6 84 आ गया। इसका जो भी साइन इनवर्स आ रहा है उसको आप लोग पुट करके इजी वे में सोल्व करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे। ओके, सो इसको आप tan इनवर्स ऐसा भी समझ लें कि ये क्या है आपका थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 20/21। जो भी इसका आंसर आता है उसको रेसिप्रोकल कर मतलब उसका रूट करके साइन इनवर्स निकाल लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। मंडे से वैसे भी आपकी ऑफलाइन क्लासेज रेगुलर स्टार्ट हो रही है। मिलते हैं, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।